Hello friends, myself Dr. Ashish Kumar Kai, and today's topic is general principle of treatment of poisoning. अभी इस टॉपिक में क्यों इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है? ये टॉपिक कैसा है कि अपने ओपीडी में भी पेशेंट आते हैं इसके, ठीक है? ओपीडी में भी पॉइजनिंग के पेशेंट आता है, या फिर आप कहीं सिविल अस्पताल में काम कर रहे हो वहां पे भी पेशेंट आता है, कहीं आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पे पेशेंट आता है, मोस्ट ऑफ लोग जॉब्स करते हैं वहां पे भी ये आता है। ये टॉपिक जो है इसमें अपन ने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि पॉइजनिंग का, हर एक पॉइजनिंग का, मोस्ट ऑफ पॉइजनिंग का जब पेशेंट आता है तो अननोन केस रहती है वो अपने लिए, तो वो अपने को ये करना है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। लेकिन बिफोर ट्रीटमेंट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कैसा है बाबा, मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? जब भी पेशेंट आपके ओपीडी में या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या सिविल अस्पताल में आता है तो एकदम से पॉइजनिंग में कैसा रहता है कि या आपके हॉस्पिटल में वगैरह आता है तो जो ये रहता है, मतलब बैकग्राउंड रिलेटिव्स रहते हैं, ये रहता है तो वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है? कि पॉइजनिंग में कैसा रहता है कि कभी कभी एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा रहता है रिलेटिव का कि जल्दी ट्रीटमेंट कीजिए, जल्दी ये कीजिए। फिर भी अपने को जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। हाँ, नो डाउट कि जल्दी ट्रीटमेंट तो करना ही है, बट अपने को जो है ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा देख के ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? तो अपन इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि जो प्रिंसिपल है उसके पहले भी मैंने थोड़ा सा असेसमेंट ऑफ द पेशेंट का ये लिया है, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग लिया है इसमें। तो हिस्ट्री टेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री टेकिंग करना है, फिर एमएलसी जो है वो भी भेजनी पड़ती है। ऐसे केस हर एक पॉइजन के केस ये एमएलसी रहती है, जैसे मेडिको लीगल केस। सिविल अस्पताल में इसका एक ये रहता है, मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ बोलते हैं इसको, ठीक है? तो वो करता है, मतलब उसका रिकॉर्ड रहता है उसके पास। या प्राइवेट अस्पताल में भी अपने को पुलिस इन्फॉर्म करना पड़ता है और उसके उसके बाद अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एमएलसी पेशेंट को छोड़ दो और एमएलसी ये करते बैठो, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान में रखना ही है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में ये चीज करना है, ठीक है? तो चलिए इस लेक्चर में अपन क्या क्या देखने वाले हैं कि देखिए कि पेशेंट जैसे आता है तो क्या क्या करना है अपने को। सीवीएस सिस्टम देखना है, सीएनएस देखना है, आरएस देखना है। आरएस, सीवीएस, सीएनएस, आरएस, ये पता है ना आपको, मेडिसिन के लेक्चर में उधर हुआ होगा, ठीक है? तो ये चीजें अपने को देखना है और साथ में ही रिलेटिव का पेशेंट भी, मतलब रिलेटिव का जो एग्रेसिवनेस है वो भी हैंडल करना है अच्छे से। हाँ, और दूसरी बात, पेशेंट चेक करने के बाद अपने को ये समझना चाहिए आपके ऊपर में ऐसा पेशेंट आ गया तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर ये गोल्डन आवर मिस ना होते हुए आपको आगे रेफर करना है, ये भी समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो कैसा है, ये जो अगर गोल्डन आवर चले गए तो पेशेंट बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए कि असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके प्रैक्टिस के हिसाब से या किसी भी चीज के हिसाब से। तो अभी इसमें अपन क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने वाले हैं असेसमेंट करके। पहले पेशेंट कैसा है तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें भी रीड्स क्लासिफिकेशन, ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है? उसके बाद रेस्पिरेटरी स्टेटस देखने वाले हैं, उसके बाद कार्डियक स्टेटस कैसा चेक करना है वो देखने वाले हैं। उसके बाद जो है मतलब कुछ कुछ के ड्रग के वजह से हाइपरथर्मिया होता है, मतलब कुछ पॉइजन की वजह से हाइपरथर्मिया होता है, कुछ के वजह से हाइपोथर्मिया होता है, वो देखने वाले हैं। उसके बाद आंखों की क्या कंडीशन रहती है, प्यूपिल्स का डायलेटेशन कॉन्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद जो है वो रिसक्सिटेशन प्रिंसिपल, जो 5 प्रिंसिपल दिए हुए हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के, उसमें आज के लेक्चर में अपन रिसक्सिटेशन देखने वाले। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग का 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में मोस्ट ऑफ मैंने डिवाइड किया है, तो इसमें अपन आज रिसक्सिटेशन तक देखने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है? अब पेशेंट आ गया है आपके
ओपीडी में, या फिर ओपीडी में आ गया है, या फिर आपके हॉस्पिटल में आ गया है, या फिर कहीं पे भी, मतलब ऑन फील्ड पे भी रहता है कभी कभी पेशेंट की। आप एक डॉक्टर, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, तो वहां पे जाके भी चेक करना पड़ता है घर पे। तो क्या क्या चीजें आपको देखनी है? पल्स, बीपी, सैचुरेशन देखना है उसका, ये पल्स, बीपी, सैचुरेशन देखना है, ब्रीदिंग देखना है, पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है ये देखना है। तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं नीचे। अभी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पहला पॉइंट अपना, कि इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा देखना है। देखो, दिस असेस टू रीड्स क्लासिफिकेशन, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। दिस असेस टू रीड्स क्लासिफिकेशन। अभी रीड्स क्लासिफिकेशन क्या किया है, 5 ग्रुप के है, ग्रुप 0 से लेके ग्रुप 4 तक, ठीक है। तो ग्रुप 0 में क्या रहता है कि ऑरिजिबल, वो पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है। पॉइजनिंग के जो पॉइजन लेने के बाद जो पहले 2-3 घंटे होते हैं वो गोल्डन पीरियड रहते हैं, उसमें अगर अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट बचने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 0 में क्या दिया है रीड्स क्लासिफिकेशन में, ऑरिजिबल मतलब क्या कि पेशेंट सुन रहा है, बोल रहा है, मतलब ठीक है। ग्रुप 0 मतलब ग्रुप 0 में ग्रुप 4 जो है वो ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, ग्रुप 0 कम है, ठीक है। तो इसमें ग्रुप 0 में ऑरिजिबल यानी कि बोल रहा है, सुन रहा है, तो ठीक है, पेशेंट अच्छा है। अभी ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 0 में ऑरिजिबल हो गया। ग्रुप 1 में क्या है, रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, अपन ने एखादी चिमटी वगैरह निकाली तो रिफ्लेक्स कर रहा है, हाथ निकाल रहा है, अच्छे से ये कर रहा है, तो ग्रुप 1 में, ठीक है। ग्रुप 2, डू नॉट रिस्पॉन्ड पेनफुल स्टिमुलाई, मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल, ठीक है, कि अपन ने चिमटी वगैरह ली तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उसका, लेकिन हाथ वगैरह खींचा या फिर ये किया तो वो जल्दी निकाल रहा है हाथ वगैरह, मतलब रिफ्लेक्सेस है उसमें, ठीक है। तो वो ग्रुप 2 में आ जाता है, ठीक है। अभी ग्रुप 2 और ग्रुप 3 यहाँ पे सेम ही दिख रहा है आपको, डू नॉट रिस्पॉन्ड पेनफुल स्टिमुला, डू नॉट रिस्पॉन्ड पेनफुल स्टिमुला, बट इसमें डिफरेंस ऐसा है, ग्रुप 2 में जो है मोस्ट रिफ्लेक्सेस आर नॉट नॉर्मल और मोस्ट रिफ्लेक्सेस आर अब्सेंट। ग्रुप 3 में है रिफ्लेक्सेस डायरेक्टली अब्सेंट रहते हैं, ग्रुप 2 में रिफ्लेक्सेस रहते हैं, ठीक है। ग्रुप 4 जो है वो डीपली कोमेटस पेशेंट की एकदम से आंखें बंद कर ली है, अभी मतलब कुछ भी ये नहीं, तो वो ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है। ऐसे वक्त में आपके ओपीडी में आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी रेफर करना है, क्योंकि आपके पास अगर ये इक्विपमेंट नहीं है अच्छे कि आप सक्शनिंग मशीन नहीं है, ये नहीं है, तो जल्दी जल्दी रेफर करना है टू हायर सेंटर, कि जल्दी जल्दी उसकी ये जान बच जाए, ठीक है। अब उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में दूसरी मेथड जो है ग्लासगो कोमा स्केल, ये बहुत बार पूछी जाती है इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है। ये जो है ये असेसमेंट के लिए, हाँ, बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि हेड इंजरी के लिए ही ग्लासगो कोमा स्केल यूज होता है, ऐसा नहीं है। अल्कोहल के पेशेंट, पॉइजनिंग के पेशेंट, और ये जो है अपना अल्कोहल पॉइजनिंग हेड इंजरी के लिए होता है। एक आधा अगर न्यूरोलॉजिस्ट ने पूछा आपको कि वो क्या पूछता है, वो उसको पल्स बीपी के बारे में कुछ ये नहीं रहता है, जीसीएस बता, तो जीसीएस का पॉइंट इसलिए यहाँ पे डाला है, ठीक है। अभी जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल में क्या याद रखना है, पहली टर्म तो ईवीएम, ई यानी आई ओपनिंग, वी यानी वर्बल रिस्पॉन्स और एम यानी मोटर रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे मैंने सीक्वेंस 1, 3, 2 ऐसा डाला है, लेकिन वो जानबूझ के डाला है। बहुत सारे बुक में EMV ऐसा रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आई ओपनिंग के 4 पॉइंट है, वर्बल के 5 है और मोटर के 6 है, तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे ये ऐसा 1, 3, 2 ये सीक्वेंस डाला है। देखिए अभी ग्लासगो कोमा स्केल में क्या देखना है, आई ओपनिंग, ठीक है। पेशेंट आ गया है, बेड पे है, आपने पल्स बीपी वो मॉनिटर उसको लगा दिया है, ठीक है। तो आई ओपनिंग में आप मतलब ये देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस आई ओपन है, कि आई ओपन है वगैरह, ये है कॉन्शियस है पेशेंट, अच्छा है, ठीक है। तो आपके पास एक स्कोर बोर्ड है, तो आपको स्कोर देना है उसको, ठीक है। तो
अभी आई ओपनिंग में कैसा स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, तो E4, ई यानी आई ओपनिंग, 4 यानी उसका स्कोर, स्पॉन्टेनियस है, E4 है, बहुत अच्छा है। ऑन स्पीच, बाबा, आई और काका, ये खोलो, आंखें खोलो, मेरे तरफ देखो, आप जिधर है उधर देख रहा है, ये ऑन स्पीच बोलने के बाद तो उसको E3 देना है स्कोर। फिर ऑन पेन कि आपने बोला लेकिन उसके बाद जो है बहुत पेनफुल, आराम से एकदम आंखें खोल रहा है, तो E2 देते हैं अपन उसको। और बिल्कुल भी आपने ये नहीं किया, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आंखों का, तो वो नील है, ठीक है। नील E1 1 स्कोर देते हैं, 0 स्कोर नहीं आता है, कम से कम 1 तो भी स्कोर रहता है उसमें, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स, अभी वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है कि उसमें अभी 5 स्कोर देने हैं, तो 5 में से कितना, ठीक है। तो ओरिएंटेड टाइम प्लेस पर्सन, आपने जो पूछा उसका करेक्ट आंसर दे रहा है, तो वर्बली अच्छा है, तो V5 देना है उसको। आपने पूछा कुछ और बता रहा है कुछ, उसको कंफ्यूज बोलते हैं, तो उसको V4 देना है। आप पूछ रहे हैं आपका नाम किधर है, और आप पूछ रहे उसको आपका नाम मतलब आप किधर है, तो वो बोल रहा है मैं घर पे हूँ, ये हूँ, तो वो V4 है, कंफ्यूज्ड है। अभी V3 यानी इररिलेवेंट टॉक और वर्ड्स, कौन से भी रैंडमली वर्ड बोल रहा है कि ये हुआ है, मैं इधर गया था, कुछ मतलब उसको ये नहीं है, ध्यान नहीं है कहाँ पे है वो, क्या है, तो इसको इररिलेवेंट टॉक और वर्ड, तो V3 स्कोर देना है उसको। फिर इन कॉन्फ्रेंसिबल साउंड, कौन से भी आवाज निकाल, विसल बजा रहा है, आवाज घर घर आवाज निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो V2 स्कोर रहता है। और नील रहा रिस्पॉन्स, आंखें मतलब कुछ बात भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, एक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो V1 ये हो गया आई ओपनिंग वर्बल। EV हो गया। अभी मोटर रिस्पॉन्स, जहां पे भी मोटर वर्ड आता है वहां पे आपको मसल ध्यान रखना है। मोटर, ये मोटर नर्व है, तो वो मसल को सप्लाई करती है, इसलिए उसको मोटर कहा जाता है, ठीक है। सेंसरी और मोटर और मिक्स, ऐसे 3 नर्व रहते हैं, तो उसमें मोटर यानी क्या है वो वहां का टॉपिक में वहां मतलब क्लियर किया जाएगा, लेकिन मोटर यानी क्या, मसल को ये करती है, वो रिस्पॉन्स करती है, इसलिए मोटर नर्व मोटर रिस्पॉन्स बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स देखना है कि ओबेस कमांड, आपने बोला कि हाथ उठाओ, राइट हैंड उठाओ, उठा दिया, लेफ्ट हैंड उठाओ, उठा दिया, तो M6 स्कोर देना है। अभी आई ओपनिंग वगैरह में 4, इसमें 5 पॉइंट है, ये याद रखना है, और इसमें 6 पॉइंट है, ठीक है। उसका पहला पॉइंट हो गया अपना ओबेस कमांड, मोटर रिस्पॉन्स का। मूव टू लोकलाइज पेन, कि आपने बोला राइट हैंड उठाओ, उठा दिया बहुत, लेकिन तकलीफ से उठाया है, तो उसको M5 देना है। फ्लेक्जन विड्रॉल फ्रॉम पेन, कि आपने एक चिमटी ये की तो आराम से फ्लेक्जन कर रहा है, कि खींच रहा है हाथ, सिर्फ उतना ही कर रहा है, तो M4 उसका स्कोर है। अबनॉर्मल फ्लेक्चर, वो अपने आप ही अबनॉर्मल फ्लेक्जन कर रहा है, अबनॉर्मल की ये इसको फ्लेक्जन बोलते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, तो अबनॉर्मल फ्लेक्जन कर रहा है, तो उसको डिकॉर्टिकेट भी बोलते हैं, तो उसको M3 स्कोर देना है। अबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है तो डिसेरेब्रेट, M2 बोलते हैं उसको। एक्सटेंशन कर रहा है अबनॉर्मल, सिर्फ ये टाइट कर रहा है हाथ वगैरह, तो उसको M2 स्कोर देना है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो M1 देना है। अभी कैसा काउंट करते हैं कि देखिए ऑन स्पीच है, E3 हो गया, ठीक है, ऑन स्पीच E3, ये 3 हो गया इसका, इसका इररिलेवेंट टॉक और वर्ड है, तो V3 हो गया, और मूव फ्लेक्जन विड्रॉल फ्रॉम पेन, तो M4। तो कितना होता है स्कोर उसका, 3 3 6 और 4 10, मतलब ये पेशेंट मॉडरेट है। अभी सबसे कम स्कोर कितना रहता है, 3, और सबसे ज्यादा स्कोर 15, 3 से 15 के बीच में या इतना स्कोर रहता है। अभी इसमें कैसा है सीवियर क्राइटेरिया, देखिए इसमें कैसा है, सीवियर पेशेंट मतलब 8 और 8 के नीचे जो है वो सीवियर है, क्रिटिकल पेशेंट है। मॉडरेट क्या है, 9 से 12 के बीच के, 9 या 12, इसके ये जो स्कोर ये करते हैं उसको मॉडरेट GCS कहा जाता है। और थर्ड जो है माइल्ड, 13 और 13 के अबव,
13 और 13 के अबो जो स्कोर रहता है उसको ये बोलते हैं कि पेशेंट ठीक है बाबा, कि इतना भी क्रिटिकल नहीं है। और बताना कैसे है कि किसी ने भी पूछा, सुपीरियर ने पूछा तो E3 V4 M5 ऐसा बोलते हैं अपन, या फिर E3 V3 M4 जैसा पेशेंट है आपके पास आपने असेस किया उसके हिसाब से बताना पड़ता है। ठीक है, पहला हो गया असेसमेंट। असेसमेंट में अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक की, आप आगे नीचे फिर क्या चेक करना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस में क्या क्या चेक करता है कि उसका ब्रीथिंग वगैरह तो चेक करते ही है अपन, एयरवे क्लियर है कि नहीं उसका वो भी चेक कर रहे हैं। और एक एबीजी रहता है, आर्टेरियल ब्लड गैस, तो वो रेडियल आर्टरी से सैंपल निकाल के, हेपेरिन फ्लश सीरीज रहती है, तो रेडियल आर्टरी से सैंपल निकाल के अपन लैब में भेजते हैं। तो उससे क्या पता चलता है अपने को, पीएच पीसीओ2 मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलासिस, ये पता चलता है और उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी नीचे सिंपल मेथड टू मेजर रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम बाय राइट स्पायरोमीटर। ये क्या है कि आपको फिर रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम पता रहना चाहिए, उसको एमआरवी भी बोलते हैं, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है कि टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीथ, कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है 500 मेन का रहता है और फीमेल का 400 रहता है। ये टाइडल वॉल्यूम कभी कभी वेंटिलेटर में भी सेट करना पड़ता है अपने को, वेंटिलेट तो उसका भी फॉर्मूला अलग रहता है। लेकिन आप जब वेंटिलेटर सीखोगे उधर तो उसमें वो सेटिंग्स है। ठीक है, तो आपको ये रेस्पिरेटरी स्पायरोमीटर से आपको पता रहना चाहिए कि ये कितना है। तो सीधा सीधा है, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम निकालना है आपको, 500 इंटू ब्रीथ कितना ले रहा है 12 इंटू 12 कितना 6000 है। ठीक है, तो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है आपको देखना है। अभी उसके बाद कार्डियक स्टेटस। कार्डियक स्टेटस में पल्स, सबसे पहले आपने पहले ही पल्स वगैरह लिख दी है। ईसीजी, जट से मतलब पट से आपको ईसीजी निकालना है, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट। पल्स, ईसीजी, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट। अभी आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई होंगी कि पल्स, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, लेकिन यूरिन आउटपुट क्यों? देखिए, अपने यहाँ पे 3 सिस्टम है, जो ब्रेन, हार्ट और किडनी। अगर एक भी सिस्टम उसमें अफेक्ट होती है तो वो दोनों सिस्टम को अफेक्ट करती है। अगर वहां पे नीचे जाके फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो कार्डियक पे ऑटोमेटेड लोड आ जाता है और वो कार्डियक स्टेटस आपका ज्यादा मतलब अफेक्टिव होता है उससे। ठीक है, मोस्ट ऑफ पॉइजन ये कार्डियक पे ही हिट करते हैं। ठीक है, तो आपको कार्डियक मतलब हार्ट को बचाने के लिए यूरिन आउटपुट भी किडनी क्या करती है, टॉक्सिन बाहर फेंकती है। अगर किडनी ने टॉक्सिन बाहर ही नहीं फेंका, ओवरलोड हो गया, तो कैसा होता है कि आपका जो है ये है कार्डियक पेशेंट पूरा लैप्स हो जाएगा। तो वो भी देखना जरूरी है। यहाँ पे ड्रग प्रोड्यूस चेंजेस इन ब्लड प्रेशर बोला है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये टर्म तो आपको पता ही होगी। तो ये हाइपरटेंशन के लिए एम्फेटामाइन है, कोकेन है, निकोटीन है। यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक हाइपरटेंशन में ACN भी याद रख सकते हैं आप। और हाइपोटेंशन में एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपोटेंशन कौन करेगा? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करेंगे, एंटी साइकोटिक, डायूरेटिक और इथिल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आता है ये टैकीकार्डिया कौन करेगा? अल्कोहल, निकोटीन, धतूरा। और ब्रैडीकार्डिया कौन करेगा? एकोनाइट, डिजिटालिस, ओपिएट, OPP। अल्कोहल टैकीकार्डिया में अल्कोहल, निकोटीन, धतूरा करेगा। और ब्रैडीकार्डिया कौन करेगा? एकोनाइट, डिजिटालिस, ओपिएट। ये सिर्फ एग्जांपल आपके व्यू से दिया हुआ है मैंने। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में, इसमें ये नहीं भी लिखा, ऊपर का थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखे तो ठीक है, नहीं भी लिखा तो नीचे 5 प्रिंसिपल भी लिखे तो भी चलेगा। लेकिन ये लिखा तो आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है आगे वाले पे, और आपके डे टू डे लाइफ में ये तो हमेशा काम में आएगा ही। ठीक है, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर। देखिए, मोस्ट ऑफ केसेस में क्या रहता है? हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया और हाइपोग्लाइसेमिया, ये 3 चीजें रहती है। तो बॉडी मोस्ट ऑफ पॉइजनिंग में हाइपोथर्मिया ही रहता है,
लेकिन कुछ कुछ पॉइजन जो है वो हाइपरथर्मिया भी क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं। हाइपरथर्मिया कौन करता है? एम्फेटामाइन, एंटी कोलिनर्जिक और एंटी हिस्टामिन। एंटी कोलिनर्जिक मतलब वो जो वहां पे मैं ओपीपी पढ़ाऊंगा तो एसिटिल कोलिन का एक्शन बताता ये है। तो अभी याद रखिए ये इनिबिट करता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। तो ये ड्रग हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करते हैं। और हाइपोथर्मिया कौन करता है? एनेस्थेटिक, बार्बिटूरेट, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी प्यूपिलरी स्टेटस में क्या देखेंगे? सीवियर पॉइजन प्रोड्यूस प्यूपिलरी चेंजेस। डायलेट प्यूपिल कौन करता है? अल्कोहल, एंटी हिस्टामिन, CO, साइनाइड, धतूरा। और कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल कौन करता है? बार्बिटूरेट, कैफीन, अर्गोट, निकोटीन, ओपीपी में मोस्ट पिन पॉइंट प्यूपिल रहते हैं। तो आपको पहले तो ये बताता हूं कि डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल क्या रहते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगी। वैसे मैंने अल्गोर मॉडल्स में भी बताया है, लेकिन मेरे पास एक इमेज है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या रहता है। कैसा समझना जरूरी है, वहां की वहां टर्म समझी तो अच्छी रहती है, मेरे को आगे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये देखिए, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये डायलेटेड है प्यूपिल। देखा आपने? अगर ब्राइट लाइट रहे तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और डिम लाइट रही तो डायलेट हो जाते हैं। इसलिए अपन टॉर्च से देखते हैं प्यूपिल ऐसे सिर्फ नहीं देखे जाते टॉर्च से। आपके पास टॉर्च नहीं है तो मोबाइल का लाइट है, मोबाइल का लाइट भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्यूपिल भी देख लिया अभी, चलेगा। हाँ, प्यूपिल देख लिए। फिर उसके बाद है अभी मैं आया हूं पॉइंट पे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अभी प्रिंसिपल पे है, असेसमेंट हो गया अपना। असेसमेंट में आपने क्या क्या देखा है? रीड्स क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, उसमें ग्लासगो कोमा स्केल देखा, फिर रेस्पिरेटरी स्टेटस देखा, रेस्पिरेटरी स्टेटस हो गया। उसके बाद आपने कार्डियक देखा, फिर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, फिर प्यूपिलरी स्टेटस, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में आपको मतलब 5 पॉइंट है। रिसक्सिटेशन, रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, यूज ऑफ एंटीडोट, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन आज मैं सिर्फ रिसक्सिटेशन लेने वाला हूं। आगे के लेक्चर में फिर उसके बाद के पॉइंट लूंगा, लेकिन रिसक्सिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसक्सिटेशन, अभी रिसक्सिटेशन है। ऊपर अपन ने ग्लासगो कोमा स्केल में ये देखा EVM, ठीक है। यहां पे अपने को देखना है ABCD। ये याद रखिए, ये भी याद रखा तो आपको पेपर में लिखने में आसानी होगी, और आपके ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो ये मैनेजमेंट करने में भी आसानी होगी, ठीक है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिप्रेशन ऑफ CNS, ठीक है। अभी एयरवे में क्या कॉजेस क्या रहते हैं? एयरवे अगर ब्लॉक हो गया तो सिक्रीशन ऑफ ओमेटा। कहाँ पर ब्लॉक होता है एयरवे? ट्रकिया। अपने मुंह में पूरे सिक्रीशन रहे तो ट्रकिया में कहां से जाएगी? नाक से सिक्रीशन आ गए तो नाक और मुंह बंद हो गया पूरा, तो सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन की वजह से, ओमेटस की वजह से होता है अनकॉन्शियस पेशेंट में, ये कॉज है उसका, ठीक है, एयरवे। अभी ऑन फील्ड आप हमेशा ओपीडी में ही नहीं रहोगे, आप फील्ड पे भी कभी कभी आपको जाना पड़ता है। तो ऑन फील्ड पे क्या करना है? सोक सिक्रीशन बाय लिनन क्लॉथ और पोजीशन हेल्ड टिल चिन, मतलब सिक्रीशन पहले सोक करना है और उसको लेफ्ट साइड की पोजीशन देना है, और उसका लेफ्ट चिन भी लेफ्ट साइड मतलब ये हुआ रहना चाहिए। तो क्या होता है उससे, जो ओमिटस वगैरह है वो एक साइड पड़ जाते हैं और मुंह ओपन रहता है, एयरवे क्लियर हो जाता है। अभी हॉस्पिटल में क्या है? हॉस्पिटल में तो आप सक्शन, नेजल एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है, ओरोफेरेंजियल एयरवे है, और एंडोट्रकियल एयरवे है। तो जो इंट्यूबेशन रहता है ना, वो एंडोट्रकियल एयरवे है, ठीक है। ये हो गया आपका एयरवे। फिर ब्रीदिंग, सॉरी आपको एक बताना रह गया कि पहला जो पॉइंट है रिसक्सिटेशन, एक मिनट, पहला जो पॉइंट है रिसक्सिटेशन, उसमें और प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर ऑफ पॉइजन, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिसक्सिटेशन पॉइंट दिया हुआ रहता है बुक्स में, लेकिन मैंने यहाँ पे वो
ऐड किया है ये करके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पहला, ठीक है, पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसमें एयरवे हो गया, फिर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहाँ रुक जाती है? ड्राउनिंग का पेशेंट है, गैस पॉइजनिंग का और एक्सीडेंटल कॉजेस है। कभी कभी ड्राउनिंग का भी पेशेंट ब्रीदिंग रुक जाती है, तो उसको ऑन फील्ड क्या करना है? माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। देखिए, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने से पहले अपन उसके मुंह पे ना थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के भी रख सकते हैं और फिर दे सकते हैं, क्योंकि अपने को भी अपना भी ध्यान रखना है, नहीं तो डायरेक्टली पॉइजनिंग कांटेक्ट हो जाएगा आपको। देखिए, पेशेंट संभालते वक्त खुद को भी संभालना है, नहीं तो ऐसा नहीं। पेशेंट देखते वक्त आपको खुद को संभालना इसलिए जरूरी है, नहीं तो आप भी पॉइजनिंग के शिकार हो जाओगे। कुछ कुछ पॉइजन फास्ट रूट एक्टिंग रहते हैं, जल्दी से जल्दी सोक किया जाता है आपकी स्किन से, होठों से। तो तब थोड़ा सा केयर रखना है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का। और हॉगलर नेल्सन मेथड, ये बहुत अच्छी मेथड है ब्रीदिंग स्टार्ट करने के लिए, बताता हूं मैं आपको। देखिए, हॉगलर नेल्सन मेथड, हाँ, ये देखिए, ये है हॉगलर नेल्सन मेथड। उसमें क्या करते हैं? पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं। बिल्ड 13 में देखिए उल्टा लेटाते हैं, फिर बिल्ड 14 में जैसा सीपीआर अपन कैसा देता है चेस्ट का, वैसा पीठ को अपन प्रेस करते हैं। फिर अच्छे से हाथ उसके स्ट्रेच किए जाते हैं, मतलब ये पहले ही उल्टा ऐसा लिटा दिया जाता है। उसके बाद सीपीआर जैसा अपन पीठ को ये करते हैं। देखिए वो कैसा बैठा हुआ है। और बिल्ड, फिर बिल्ड 15 में देखिए वो थोड़ा सा ऐसा खींचने टाइप लग रहा है। और बिल्ड 16 में ये फिर से रिपीट करना है। ऐसे जब तक मतलब ये नहीं होता है, उसका फ्लूइड बाहर नहीं आता है या फिर उसका एयरवे क्लियर नहीं होता है, तब तक आपको करना है, ठीक है। इसको हॉगलर नेल्सन मेथड बोलते हैं, हॉलगर्स नेल्सन मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अभी हॉस्पिटल में कैसा मैनेज करोगे? हॉस्पिटल में मैनेज करने के लिए आपको, देखिए, हॉस्पिटल में मैनेज करने के लिए अम्बू बैग है आपके पास। फिर हॉस्पिटल में मैनेज कर लिए अम्बू बैग है, नेजल प्रॉन्ग्स है, ऑक्सीजन मास्क है, वेंटिलेटर है। हाँ, प्रोसीजर कैसे रहती है? एयरवे क्लियर करना है, उसके बाद ही ब्रीदिंग। एयरवे क्लियर करना है, उसके बाद ही ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। ब्रीदिंग का ये आता है, एबीसीडी प्रोटोकॉल इसलिए बनाया है कि पहले आप एयरवे देखेंगे, एयरवे ठीक है क्या, उसके बाद ब्रीदिंग देखेंगे। नहीं तो सिक्रीशन पूरे मुंह में है और आप ये कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एयरवे ब्लॉक रहता है, बाहर की बाहर ही एयर फेंकी जाती है, ठीक है। अम्बू बैग, नेजल प्रॉन्ग्स, ऑक्सीजन मास्क, वेंटिलेटर्स, ठीक है। फिर सर्कुलेशन मोस्ट ऑफ पॉइजनिंग में अफेक्ट होता है, एमआई बीमाई में भी सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ पे ऑन फील्ड पे रहे तो आपको सर्कुलेशन का कैसा ध्यान रखना है? ए हो गया, एयरवे हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ठीक है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ पेशेंट, हेड लो यानी क्या? देखिए, इस साइड से हेड है, इस साइड से हेड है, और इस साइड से, देखिए, इस साइड से हेड है, इस साइड से आपके पैर है, तो हेड लो देना है। बीपी मोस्ट हाइपोटेंशन में भी अपन हेड लो पोजीशन देते हैं, तो हेड लो देना है उसको, ठीक है। फिर हेड लो पोजीशन कर दिया। और सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसब्सिटेशन, सीपीआर देते हैं। पता है बहुत सारे लोगों को कि जो भी जॉब वगैरह करते हैं, जो नए हैं, मतलब जिनको नहीं पता है, वो उनको पता करना चाहिए सीपीआर कैसा है। सीपीआर की भी मेथड होती है, अडल्ट में अलग रहती है और न्यूनेट में अलग रहती है, चाइल्ड में अलग रहती है, तो वो थोड़ा सा पता रहना चाहिए। फिर हॉस्पिटल में क्या करोगे? मॉनिटरिंग, ईसीजी तो मॉनिटर करना ही पड़ेगा। यूज एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, ठीक है। उसमें करंट सेट करके लगभग 150 जूल सेट करते हैं। उससे ये मतलब ये किया हुआ हार्ट, सीपीआर में एक ये रहता है, शॉक देना, अपन शॉक बोलते हैं ना, तो वो डेफिब्रिलेटर अपन का यूज करते हैं। किस पेशेंट के सडन कार्डियक अरेस्ट में जो जाते हैं पॉइजनिंग की वजह से, उसमें पॉइजनिंग या अदर कोई भी कॉज रहे, आईवी ज़ाइलोकेन देना है, वो जो इरेगुलर हार्ट रिदम के लिए। आईवी नोरैड टू ट्रीट हाइपोटेंशन, नोरैड यानी नॉन एड्रेनालिन। आईवी एनटीजी टू ट्रीट हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन रहा तो उसके लिए आपको एंटीजी देना पड़ेगा। आईवी डोपामाइन टू इम्प्रूव पंपिंग ऑफ हार्ट, डोपामाइन भी स्टार्ट करते हैं अपन। फिर आईवी फ्लूइड टू ट्रीट हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया क्या है कि फ्लूइड लॉस होता है बहुत सारा कभी कभी, तो अगर बॉडी में क्या फ्लूइड ही कम है तो आपकी बीपी कैसे बढ़ेगी, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा। उसके लिए नोराइड लगाने से पहले ये फ्लूइड लगाते हैं, लेकिन उसका भी ध्यान रखना है कि ओवरलोड भी फ्लूइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस मतलब मोस्ट ऑफ पॉइजनिंग में क्या है, डीएनएस लगाते हैं अपन, लेकिन फ्लूइड ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो हाइपोवॉल्यूमिया करेक्ट करने के लिए क्या है, अपन फ्लूइड लगाते हैं, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिया मतलब फ्लूइड लॉस बॉडी का, तो वो करेक्ट करने के लिए अपन फ्लूइड देते हैं। अभी डिप्रेशन ऑफ सीएनएस, मैंने 3 सिस्टम बताया आपको, ब्रेन, हार्ट और किडनी। अभी किडनी का मतलब एक पे भी अफेक्ट हो गया तो दोनों चीजों पे ये होता है। किडनी का अगर आपकी खराब है तो कार्डियक पे और ब्रेन पे भी होता है। ब्रेन आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कार्डियक स्टेटस, कार्डियक भी ये हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी डिप्रेशन ऑफ सीएनएस होता ही होता है। तो उसमें कहा होता है, लेकिन ड्यू टू हाई डोसेस ऑफ एनास्थेटिक ड्रग। देखिए बहुत सारे पेशेंट पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में ये होता है, ये एनास्थेटिक ड्रग में कभी कभी होता है कि इसलिए एक्सपर्ट ही एनास्थेशिया देते हैं ना। तो एनास्थेटिक ड्रग से जब पॉइजनिंग होती है, ओवरडोज बोलते हैं अपन उसको, तो भी डिप्रेशन ऑफ सीएनएस होता है। तो उसमें एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ स्टिमुलाई, जैसे रीड्स का क्लासिफिकेशन कर दिया किया है अपन ने ऊपर, और असेसमेंट ऑफ सेंसोरियम ऑफ जीसीएस। देखिए ऊपर का जीसीएस अभी यहाँ पे काम आ गया, आपको ऊपर ही अपने असेस करके रखा है। तो क्या करना है, हाइपोग्लाइसेमिया, मोस्ट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया के वजह से सीएनएस डिप्रेस होता है। तो शुगर लेनी है उसकी, अगर कम है शुगर तो उसको 100 ml 25% का ग्लूकोज फॉर हाइपोग्लाइसेमिया। तो आपने देखा होगा कि बच्चों का भी कन्वर्जन का प्रोटोकॉल रहता है, सबसे पहले शुगर चेक किया जाता है। तो शुगर अगर ये रही, आपने वहां पे ही उसको शुगर मतलब D10 या D25 दे दिया, तो वहां पे ही बच्चा सेटल हो जाता है और आगे की चीजें नहीं होती। फेब्रल कन्वर्जन से भी पहले अपन शुगर का पहले ध्यान में आता है। जैसे ही हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो कन्वर्जन आपको दिखा तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया मतलब दिमाग में आना ही चाहिए, ठीक है। आईवी नैलोक्सोन, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, डिप्रेशन के अपोजिट स्टिमुलेंट। तो डिप्रेस है तो नैलोक्सोन क्या करता है कि जो बार्बिटूरेट वगैरह ड्रग्स है वो क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं सीएनएस को। तो अपन स्टिमुलेट करने के लिए नैलोक्सोन यूज करते हैं 0.8 mg। आईवी थायमिन 100 mg टू इम्प्रूव नर्व टिश्यू फंक्शन। तो आपको ये ABCD बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का ग्लासगो कोमा स्केल में EVM और यहाँ पे ABCD। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉइजन। अभी प्रिवेंशन कैसा करना है, देखिए आपका प्रिवेंशन यानी क्या रहता है कि CO2 अभी गैस लीक हुआ है, कहाँ पे CO2 पॉइजनिंग हुई है, तो उसका CO2 का एंटीडोट ही O2 है। तो ऑक्सीजन वगैरह लगाना, ब्रोंकोस्पाज्म है तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोंकोडायलेटर, कपड़ों पे पड़ा है तो कपड़े चेंज वगैरह करवाना उसके। रेक्टली या वजाइनली भी कभी कभी पुश किया जाता है, तो वहां पे अच्छे से इरिगेशन करना, पानी से अच्छे से धो लेना, क्योंकि वहां पे वो रूट जो है पॉइजनिंग के, तो उसमें 10-11 रूट बताए हैं, तो वहां पे अच्छे से इरिगेशन कर लेना, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा क्या रहता है, फ्लूइड फील इन द लंग्स। अभी फ्लूइड है तो उसके क्रेपिटेशन से रहते हैं या फिर वो डल श्रिल साउंड रहता है। तो ऐसा अगर आता है तो आपको ये लाइक फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, लैसिक्स बोलते हैं ना अपन उसको, वो ये करना है। ये प्रिवेंशन हो गया, प्रिवेंशन एक्सपोजर ऑफ पॉइजन, ठीक है। तो ये चीजें आपको सब ध्यान में रखनी है। इस लेक्चर में क्या क्या देखा है अपन ने, देखिए पहले कॉन्शियसनेस चेक की, पेशेंट आ गया है, आपने पहले रिलेटिव को सेटल किया, अच्छे से हिस्ट्री ली, फिर MLC हुई वो साथ में, लेकिन पहले पेशेंट को देखा। MLC से पहले अपन पेशेंट को ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रीड्स क्लासिफिकेशन, ग्लासगो कोमा स्केल, फिर रेस्पिरेटरी स्टेटस देखा, फिर कार्डियक स्टेटस देखा,
उसके बाद टेम्परेचर ऑफ बॉडी, उसके बाद ये देखा है अपने प्यूपिलरी स्टेटस, फिर नीचे एबीसीडी में अपने एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिप्रेशन ऑफ सीएनएस ये देखा। और उसके बाद जो है हॉगलर नेल्सन मेथड, मतलब आपने ब्रीदिंग में देखा हॉगलर नेल्सन मेथड वगैरह कैसा ये करते हैं। और अभी अपन आते हैं नीचे रिमूवल ऑफ पॉइजन पे, जो कि मैं रिमूवल ऑफ पॉइजन और एंटीडोट पे अगला लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू।